बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज का लेक्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, इसको ओबी बोलते हैं। और OB refers to the way individuals within a defined workplace interact with each other, concepts that help a company create better management practices, creation of a structure in the business। एक दूसरे के साथ वर्क प्लेस पर एक इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ बेहतर इंटरेक्शन और कंपनी की बेहतर मैनेजमेंट के हवाले से प्रैक्टिसेस और बिजनेस का बेहतर स्ट्रक्चर क्रिएट करने का के बिहेवियर को या की थ्योरी को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अफेक्ट्स द स्टाफ पर उसका इफेक्ट क्या होता है। पॉजिटिव इमोशंस relate to employee performance in the workplace. The positive organizational behavior defined as resilience permits employees to recover quickly from setbacks and move on. Positive organizational behavior leads to better job satisfaction, work happiness, and commitment to the company. ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर पॉजिटिव हो, अच्छा हो, तो एम्प्लॉयज पर अच्छा फर्क पड़ता है, उनके बिहेवियर पर अच्छा फर्क पड़ता है। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क प्लेस के ऊपर हैप्पीनेस, कमिटमेंट में इजाफा होता है, लोग खुश हो के बेहतर तरीके से हैप्पी होकर जॉब करते हैं। नेगेटिविटी एंड पुअर परफॉर्मेंस में प्रोडक्टिविटी इज ऑफन डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोशंस। डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ता है अगर नेगेटिव बिहेवियर हो। लोग सही तरह से काम नहीं करते, प्रोडक्शन पर फर्क पड़ेगा। उसके स्टैंडर्ड्स, अनहैप्पी लोग होंगे, स्टैंडर्ड्स पर फर्क पड़ेगा। लोग खुशी से काम नहीं करेंगे, बेहतर काम नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे। पॉजिटिव बिहेवियर से डेफिनेटली लोगों का एटीट्यूड बेहतर होता है, एक दूसरे के लोग करीब होते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, जॉब रिलेशन बहुत अच्छा होता है, जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग डिफरेंट होती है, बंदे का माइंड सेट पॉजिटिव हो जाता है, काम करने का दिल करता है। फॉस्टरिंग लॉयल्टी में managers who has a sense of trust and cooperativeness and more successful than those who do not. The business that perpetually uh, treats its employees well is likely to treat its customers in the same manner. This translates into increased customer loyalty and higher profits, which in turn ensures employee job security। तो डेफिनेटली जो लॉयल्टी है, जो आपकी मोहब्बत है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उससे कामयाबी में, लोगों की के ट्रस्ट में, एक दूसरे की ट्रीटमेंट में, उससे जॉब की सेटिस्फेक्शन में, प्रोडक्शन में, प्रॉफिट्स में फ़र्क पड़ता है, पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है। अगर जॉब सिक्योरिटी हो तो लोग उतने ही उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ईमानदार होते हैं। और आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो इसमें identify the core issues at the heart of negative behavior, you increase your organization's chances of success। लोगों का के एटीट्यूड के हवाले से उसकी नेगेटिविटी को दूर करना, उसके इश्यूज को, ऑर्गेनाइजेशन को दूर करना, लोगों की फीलिंग को जांचना, उनके बिहेवियर के हवाले से उनका ख्याल रखना, तो आपके बिजनेस में पॉजिटिव और अच्छी चेंज लेकर आती है। The effects of organizational structure on behavior.
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसका बिहेवियर पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर स्ट्रक्चर अच्छा है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट अच्छी है, मैनेजर्स, सीईओज, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, डीन्स एटसेट्रा ये लोग अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से अगर उसके रूल्स रेगुलेशंस अच्छे हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी अच्छी है, बेनिफिट्स अच्छे हैं, सैलरी पैकेज अच्छा है, इंक्रीमेंट्स अच्छे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट मिलती है, तो ये मुश्किल टाइम में भी आपको सपोर्ट मिलती है, तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉय है उसके एटीट्यूड पर पॉजिटिव फर्क पड़ता है। फंक्शनल में इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय टॉप डाउन पावर हायरार्की with decision making authority pushed up as high as is practically possible. People work together according to function. The structure inhibits initiative and produces followers. तो ऊपर से नीचे जो हायरार्की है फंक्शनल फंक्शंस के लिए, ठीक है, तो उसको प्रॉपर फॉलो किया जाता है, जिससे जो भी काम करना है तो उसके अकॉर्डिंगली बेहतर तरीके से सारे फंक्शंस, काम, जॉब्स जो है ना वो परफॉर्म की जा सकती हैं। टीम में द टीम स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस मच फ्री वर्क प्लेस, authority is decentralized, pushed down to employees, satisfaction increases, job specialization. Creative industries may use the team structure to good effect. तो टीम जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपके जॉब के ऊपर, काम के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स में। तो एक टास्क जो है उनको डिसेंट्रलाइज्ड कर देना, जैसे कि रूटीन में डीन के नीचे एचओडीज होते हैं, फिर नीचे इंचार्जेस होते हैं, फिर नीचे डिफरेंट एडमिन के लोग हैं, मैनेजर्स हैं, तो ये लोग काम करते हैं। तो इस तरह से ये हायरार्की में हर किसी ने अपना टास्क डिफाइन किया होता है, तो प्रॉपर काम चलता है। इससे स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन लेवल भी बेहतर होता है और जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी बेहतर है, क्योंकि हर कोई हर काम फिर नहीं कर सकता ना, तो डिफरेंट काम सब लोगों ने डिवाइड किए होते हैं, उनको डिसेंट्रलाइज किया होता है। डिविजनल में व्हेन कंपनी हैज disparate client categories, product lines or locations, it makes sense to divide employees into groups dedicated to a single concern. Each division operates as a small business unit, and managers respond by learning to behave like leaders. इसमें क्लाइंट्स के साथ उसके डिफरेंट लोकेशंस और उसकी प्रोडक्ट लाइंस के हवाले से जब बात की जाती है, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डेडिकेट कर दिए जाते हैं, वो अपने अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। हर बिजनेस यूनिट का जो मैनेजर है वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा और जाकर अपना टास्क परफॉर्म करेगा अगर उसने मार्केट में जाना है, ये प्रोडक्ट सेल करनी है या कोई भी टास्क परफॉर्म करना है। हम्म, अच्छा, नेक्स्ट इज द साइबर लॉज इन पाकिस्तान। साइबर क्राइम क्या है? एक्टिविटी इन विच कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स आर ए टूल, a target or a place of criminal activity. Cybercrime also stated as any use of a computer as an instrument to further illegal ends such as committing fraud, stealing identities, violating privacy. तो कोई फ्रॉड करना
डिजिटल स्टीलिंग, किसी का पासवर्ड चोरी करना, को प्राइवेसी को डाटा चोरी करना, तो इलीगल कोई भी काम जो है, टास्क जो है, वो साइबर क्राइम कहलाता है. इट इज़ आल्सो इंक्लूड traditional crimes in which computers or networks are used to enable the illicit activity. ये ट्रेडिशनली कोई भी गलत काम करना इसमें शामिल है. एज द कंप्यूटर हैज़ बिकम सेंट्रल टू कॉमर्स, एंटरटेनमेंट एंड गवर्नमेंट. तो इसमें डेफिनेटली सेंट्रली कंप्यूटर यूज़ होता है एंटरटेनमेंट के लिए, गवर्नमेंट के काम के लिए, कॉमर्स के लिए. साइबर क्राइम हैज़ ग्रोन इन इम्पोर्टेंस. इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? ईमेल अकाउंट के हवाले से of federal minister is hacked, credit card fraud reached to an alarming level, visiting CEOs of multinational companies gets threatening emails, financial institutions are the favorite targets of cyber criminals, vastly affecting the technological progress in the area of e-commerce. The legal issues, cyber laws क्या हैं? The legal issues related to use of communications technology, particularly cyberplace, that is the internet जो कहलाता है, उसके उसके जितने भी particularly जो issues हैं, legal issues हैं, उनको हम cyber laws कहते हैं. It is an intersection of many legal fields like intellectual property या privacy. Cyber laws is an attempt to apply law designed for the physical world to human activity on the internet. पाकिस्तान में साइबर लॉज में वो क्या हैं? डिफरेंट लॉज हैं डेफिनेटली, ठीक है. These laws not only deal with crime of internet, these deal with all dimensions related to computer and networks. Two of them are most known, like Electronic Transaction Ordinance 2002, Electronic Cybercrime Bill 2007. और भी हो सकते हैं इसमें, वो मेंशन नहीं हो सकता. तो जैसे साइबर के आजकल हैं ओवरऑल, किसी का डाटा या पिक्चर्स शेयर करना, किसी को की इंफॉर्मेशन शेयर करना इलीगल है. इस तरह की कुछ चीज़ें हैं. डिफरेंट लॉज जो हैं वो बनते रहते हैं, ठीक है. तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में क्या था कि इस ऑर्डिनेंस में पहले रेलिवेंट लेजिस्लेशन क्रिएटेड बाय नेशनल लॉ मेकर्स, इन्होंने लॉ बनाया, फिर उसको सैंक्शन करवाया डेफिनेटली ई कॉमर्स के हवाले से लोकली और ग्लोबली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो. Pre-ETO 2000, no recognition of electronic documentation, no recognition of electronic records, no recognition of evidential basis of documents or records, failure to authenticate or identify digital or electronic signatures, or forms of authentication. No online transaction could be legally binding. Electronic data and forensic evidence not covered. No rules. इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं कि उसमें डेफिनेटली 43 सेक्शंस इस ऑर्डिनेंस के थे, जिसके 8 मेजर एरियाज यहाँ पे बताए हुए हैं कि वो डॉक्यूमेंट को रिकग्नाइज करना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किस तरह से होनी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कैसे उसका सीक्वेंस होगा, वेबसाइट डिजिटल सिग्नेचर क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी क्या होगी, टेस्टेशन क्या होगा, ठीक है, एंड सो ऑन. ऑफेंसिव जुरिस्डिक्शन क्या है इसकी, ऑफेंसेस क्या होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इसी तरह से ये ETO 2002 के इम्पोर्टेंट सेक्शंस में 36 वायलेशंस ऑफ प्राइवेसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें गेन्स और अटेम्प्ट्स टू गेन एक्सेस टू acquire the information, gain knowledge, imprisonment 7 years or fine 1 million rupees, 37 damage to information system etc. Alter, modify करना, delete करना, remove, generate, transmit और store information, ठीक है. imprisonment 7 year है इसकी, और fine जो है वो 1 million. सो इसकी ये डिटेल बहुत ज़्यादा, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है.
ये इंफॉर्मेशन के लिए है। तो मेजर चीज़ें इसकी है, आपको डिजिटल फ्रॉड का या अनएथिकल इसके साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो इसके मेजर रूल्स हैं, लॉज हैं, उनका पता होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल फॉर्म्स ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन गिवन लीगल sanctity, messages through email, fax, mobile phones, plastic cards, online recognized। ये 2007 का जो साइबर क्राइम का बिल है, इसके 31 दिसंबर 2007 को ये पेश हुआ। और इसमें क्या है, साइबर टेररिज्म, डाटा डैमेज, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कोड, साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्पैमिंग, स्पूफिंग। ठीक है, ये उसके इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम बिल 2007। It offers penalties ranging from 6 months imprisonment to capital punishment for 17 types of cyber crimes. It will apply to every person who commits an offense irrespective of his nationality or citizenship. उसको सिटीजनशिप से भी निकाला जा सकता है। फिर एफआईए के हवाले इसको किया जा सकता है। Punishments क्या है? Under this law, there are defined punishments for the offense. Every respective offense under this law has its distinctive punishment, which can be imprisonment or fine. फाइन हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट तरह की फाइन है। क्रिमिनल एक्सेस में इम्प्रिजमेंट 3 साल की है, 3 लाख फाइन है, एटसेट्रा, नीचे तक अब चलते जाएं। क्रिमिनल डाटा एक्सेस, डाटा डैमेज, सिस्टम डैमेज, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, misuse of device, unauthorized access to code, malicious code, defamation, cyber stalking, cyber spamming, spoofing, pornography, cyber terrorism। हर किसी तरह के फ्रॉड के लिए जो है वो सज़ा है यहाँ पे, और फाइन भी है, लेकिन पता नहीं होती भी है नहीं होती, मुझे इसका आइडिया नहीं है। इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। डाटा डैमेज, whoever with the internet to illegal gain or cause harm to the public or any person damages any data shall come under this section। punishment 3 years, 3 lakh and so on। ठीक है, ये सारे उनकी डिटेल जो भी हमने टेबल में देखा है। Crimes reported in Pakistan, a total of 57 cases have been registered under the ETO 2002 in the year 2005-06। 2005-06 का डाटा है, काफ़ी पुराना डाटा है। तो ये इतने कुछ केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, और सज़ा कितने लोगों को हुई ये नहीं पता। किसी के इल्म में है कि इसकी किसी को पनिशमेंट हुई हो इसकी? नो सर, आइडिया। क्योंकि हम इस तरह के कई काम करते हैं जो कि हो सकता है इलीगल हो। स्क्रीन शेयर है। यस सर। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ बजट्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, इसको मेजर मैं बता देता हूँ। जस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन एक एक दफ़ा देखनी है आप लोगों ने तो। सॉरी, ऑपरेशनल बजट्स में अब तो सही है ना, फ्लो ठीक है। शुरू शुरू में जब आजकल वैसे भी उठते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो लेक्चर लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है, पढ़ना पढ़ना मुश्किल हो जाता है, फ्लो बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी अल्फाज जो है ना फंस जाते हैं गले में। चलिए, ऑपरेशनल बजट्स में द ऑपरेशनल बजट कवर्स revenues and expenses surrounding the day-to-day core business of the company। ये डे टू डे, डेली
बेसिस पर जो कंपनी के बजट्स को चलाना होता है, काम को चलाना होता है, ये ऑपरेशनल बजट है। ठीक है, डिफरेंट कामों को चलाने के लिए। कैश फ्लो बजट क्या है? कैश फ्लो बजट एग्जामिन्स द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश इन अ बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस, डेली बेसिस पे कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है। तो इसके हवाले से जो बजट है उसको कैश फ्लो बजट कहा जाता है। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ने उस साइकिल को देखना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो ये ना हो कि पैसे ज़्यादा जा रहे हैं और कम आ रहे हो। तो कभी हो भी जाता है ऐसे, लेकिन रेगुलर नहीं होना चाहिए। तो जितने पैसे जा रहे हैं उससे ज़्यादा आना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली उसका ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा भी है। फाइनेंशियल बजट में, फाइनेंशियल बजट आउटलाइंस हाउ अ बिजनेस रिसीव्स एंड स्पेंड्स मनी ऑन ए कॉर्पोरेट स्केल, इंक्लूडिंग रेवेन्यूज फ्रॉम कोर बिजनेस प्लस इनकम एंड कॉस्ट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, or managing aspects such as property, building investments, and major equipment may have a significant effect on the financial health of a company, particularly through the peaks and troughs of daily business. Executive managers use financial budgets to leverage financing and value the company for mergers and public offerings of stock. तो जो फाइनेंशियल बजट है उसको ये मैनेजर्स और बाकी लोग जो यूज़ करते हैं मेजर कंपनीज के लिए, उसके स्टॉक के लिए, ठीक है, उसके प्रॉफिट के लिए। स्टैटिक बजट में स्टैटिक बजट कंटेन्स एलिमेंट्स वेयर एक्सपेंडिचर्स रिमेन अनचेंज्ड विद वेरिएशंस टू स्केल लेवल, जो चेंज नहीं होगा, जो फिक्स किया होता है। तो ओवरहेड कॉस्ट represent one type of static budget, but these budgets are not confined to traditional overhead expenses. Some departments may have a fixed amount of money set to budget to spend, and it is up to managers to make sure such amounts are spent without going over budget. This condition occurs routinely in public and non-profit sectors, where organizations or departments are फंडेड लार्जली बाय ग्रांट्स। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर होता है कि बजट फिक्स कर दिया जाता है कि आपने इस काम के लिए इतने लाख या इतने करोड़ यूज करने हैं। तो वो मैनेजर्स पर डिपेंड करता होता है कि उन्होंने उतना बजट यूज करना होता है। प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी इस मैनेजमेंट में रूटीन की मैनेजमेंट है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन सारा जितना भी उसकी डिपार्टमेंट, उसकी हिरारकी, लोग, उसका ट्रेंड, कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी जा रही हैं, हर किसी का रिकॉर्ड उसको मैनेज करना होता है। फंड्स को मैनेज करना होता है, ठीक है। उसको डिवाइड कर लें डे बाय डे, कितना फंड है, कितने लोग हैं, कितना खर्चा है, किस तरह से इसको करना है, ठीक है। उसकी जहाँ से ज़रूरत है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। तो ये ना हो कि जो फंड जो है उसको प्रॉपर मैनेज ना किया जाए तो जल्दी ख़त्म हो जाए या ज़्यादा यूज़ हो जाए, तो ये मुनासिब नहीं होता। बजटिंग में मैनेज द प्रिपरेशन ऑफ द कंपनीज बजट, तो उसका बजट तैयार किया जाता है कंपनी का या हर डिपार्टमेंट का अपना बजट होता है जो कि हर साल बाद तैयार करना होता है। तो उस डिपार्टमेंट को, उस कंपनी को उतने बजट मिलता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं तो हर साल हम बजट बनाते हैं कि हमें हमारा इस साल का ये बजट होगा, इतने लोग हैं, इतने स्टूडेंट हैं, इतना खर्चा आएगा, इसमें ये चीज़ें शामिल हैं, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एट्सेट्रा, हर चीज़ इसमें शामिल होती है। तो और इसका इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो ओवरऑल बजट जो है वो भी बनाया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं?
Software can involve a variety of intellectual property rights. If a purported asset does not fall within at least one specific category of intellectual property, then it is part of the public domain and can be freely used by anyone. There is no such thing as generic or general IP. If a software application or some other type of deliverable product by IT professionals involves intellectual property, it is because what is produced embodies one or more specific types of intellectual properties. The types of intellectual property that can be relevant to software related deliverables are typically copyrights, trade secrets, patents, a trade dress. Each of these rights is potentially distinct from the other rights. जितने भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं ये सारे इंटेलेक्चुअल इनकी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं इनके अपने राइट्स हैं इनके अपने रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अपने राइट्स हैं रूल्स हैं ठीक है अगर आप पोर्टल बनाते हैं उसके अपने राइट्स रूल्स हैं कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके राइट्स और रूल्स हैं तो डेफिनेटली हर हर किसी प्रोडक्ट के डिफरेंट होंगे तो कॉपीराइट्स का होना ज़रूरी है ठीक है जो कि स्पेसिफिक होंगे कॉपीराइट ओपन और या क्लोज्ड दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं या तो इसको पब्लिक कर दें तब भी कॉपीराइट्स आपके ही होंगे और अगर आप इसको प्राइवेट रखें तब भी कॉपीराइट्स जो हैं वो होने चाहिए या आप ही के होंगे ठीक है कॉपीराइट लॉ एंड प्रोडक्ट प्रोटेक्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन बट नॉट आइडियाज फैक्ट्स फंक्शंस या स्ट्रक्चर तो ये एक्सप्रेशन की जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है तो बाकी नहीं ट्रेड सीक्रेट्स क्या हैं ट्रेड सीक्रेट्स कैन कवर एनी इंफॉर्मेशन दैट drives economic value from not being known so long as it is subject to responsible efforts to maintain its secrecy. So trade secrets are the only form of intellectual property that can cover raw data. It would not be unusual for software prepared by the vendor for a client to include some trade secrets of both the vendor and client. Company strategies, research data, client list, specification method, etc. तो यूटिलिटी पेटेंट्स इसमें शामिल हैं वो आप ले सकते हैं डिज़ाइन पेटेंट्स पेटेंट्स बनाएं ट्रेड ड्रेसेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा ट्रेड ड्रेस इज a variant of trademark law in which the appearance of a product and not a mark serves as a source identifier. So trademark जो है वो भी होता है इसी तरह से ये ट्रेड ड्रेस है ट्रेड ड्रेस इन द context of software typically relates to the look and feel of a user interface that is screen and can overlay significantly with a protection of a copyright here design patent unlike copyrights or design patents trade dress protection is based on a perceived relationship between the appearance and source of a product color scheme logo design etc ये ट्रेड ड्रेस कहलाते हैं इसमें शामिल है चलें थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आज थोड़ा सा स्पीडी रहा हमारा सेशन लेकिन डेफिनेटली इसको हमने कंप्लीट करना था तो कोई क्वेश्चन यहाँ तक है आपका तो आप डिस्कस कर सकते हैं No, sir. Thank you. अच्छा तो अभी सेशन जो है ये ख़त्म होने वाला है जैसे ही ख़त्म होता है तो वैसे तो क्लास का टाइम भी हमारा ख़त्म होने वाला है तो अली मैं ये व्हाट्सएप पे Yes, sir. बच्चों की अटेंडेंस आप देख लें आज वैसे हमारा 30वां लेक्चर है 30th Yes, sir. ऐसे ही है Complete हो गया सर 31st है शायद मुझे अंदाज़ा नहीं है तो इसकी
हाँ, अभी जैसे जूम का टाइम खत्म हो, क्लास एक एक लेक्चर हमारा रहता है, वो अली किसी दिन हम कर लेंगे, मेकअप कर लेंगे, नहीं तो मंडे वाले दिन रूटीन में हम डिस्कस कर लेंगे, पेपर के हवाले से, कोर्स के हवाले से, मटेरियल के हवाले से, या कोई क्वेश्चन है आपका तो उसके हवाले से, कोई असाइनमेंट है किसी का, कोई पेंडिंग इश्यू है तो वो हम एक क्लास हमारे